Thank you. Now discussion on the working of the Ministry of Human Resource Development. Sri Naresh Agarwal. सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय पर चर्चा शुरू करने का मुझे जिम्मेदारी दी गई और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में जो हम लोग कहेंगे, जो सुझाव देंगे, उसको ये मत मानिएगा हमको एलिगेशन लगा रहे हैं। हमारा कतई पर्पज़ ये नहीं कि हमको एलिज करें, लेकिन जो हम सुझाव दें, जहाँ जहाँ कमी देखें, उन कमियों को गंभीरता से लेकर उसको सुधारने का प्रयास करेंगी, मुझे ये उम्मीद है। आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, इतनी जल्दी राजनीति में इतने उच्च पद पर पहुंच गई। ये भी अच्छा विवाद में रहती है। हमारी पार्टी मानना है कि जो चर्चा में रहे, जो पर्चा में रहे, जो खर्चा में रहे, उसको राजनीतिक रूप से कोई कभी डाउन नहीं कर सकता। पोस्टर भी लग गए आपके, उत्तर प्रदेश में लगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी मिनिस्ट्री में एक कोई गोपाल कृष्ण को बैठाल दिया। हमें लोगों ने बताया कि आरएसएस का वो बैठाला गया है और वो गोपाल कृष्ण जो डायरेक्शन देते, चाहे एआईसीटी हो चाहे यूजीसी, क्या मतलब किसी का नाम ही नहीं लिया जाएगा? क्या नाम है, आप सही बताइए झा जी। उनका नाम है कृष्ण गोपाल जी और उनका इस संबंध में कोई चर्चा आपने नाम उल्टा कर दिया। चलिए, प्रकाश झा को बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा कि कम से कम उन्होंने। जटिया जी, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप तो बहुत सीनियर हैं जटिया जी। जो एक चर्चा बाहर है कि कृष्ण गोपाल जी जो कह देंगे एआईसीटी में, जो कह देंगे यूजीसी में, जो कह देंगे मिनिस्ट्री में, वही माना जाएगा। बिना नाम लिए का एक अच्छा चलिए, किसी के नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं। Minister. बोलिए Minister. Najma ji, क्या है? So the person who is not present in the house, not a member of this house, Cannot be should criticized. not take his name, which is our convention. So he should not take the name. He can talk about सिमन, the post. कल डिस्कशन में but not the इटली, name. रोम सबके नाम ले लिए गए, मिशेल वगैरह, Not तो the वो भी तो name of सदन के the सदस्य नहीं। No, see. कल इटली वगैरह के तमाम नाम लिए गए, तमाम रक्षा सौदागर दलालों के नाम लिए गए, उस समय कोई आपत्ति नहीं हुई। No, Naresh अरे ji, आपके भाग्य विधाता हूँ, हमारे थोड़ी no, भाग्य। you see, you cannot, please, you cannot criticize or raise an allegation against a person who is not, who cannot come and defend here. कल क्यों हुआ? कल क्यों हुआ एलिगेशन लगे? कल मिशेल वगैरह पे कैसे एलिगेशन लगे? No, allegation ये तो मैं कल एलिगेशन कैसे लगे? allegation ये तो मैं expunge कर कल दिया. तो खुले एलिगेशन खुलेआम लगते रहे। कल तो एक Expunge कर दिया. स्वामी जी क्या करते रहे? स्वामी जी तो अपने भाषण में एलिगेशन लगाते रहे और उन लोगों पे लगाते रहे जो सदन के सदस्य नहीं। श्रीमन जिनसे कोई लेना नहीं, सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष पे, उनके कांग्रेस के नेताओं पे लगाते रहे। श्रीमन उस समय क्या बात थी? अच्छा, allegation नहीं, सुनो, चलिए आप allegation मत बोलो, को बैठाल दिया। अच्छी बात बोलो. You can praise them, not allegation. चलिए, Talk good words about them. Those who are not present, about them talk good words. I told him. You did not say this yesterday. No. Yesterday I you were explained- quiet when he was making all the I allegations. expunged everything. माननीय Wherever it was सभापति, specific, I expunged. मैंने तो किसी की आलोचना I करी cannot नहीं। guess and expunge. मैंने कोई आलोचना नहीं करी, मैंने कुछ कहा भी नहीं। मैंने कहा ये सुनने को मिला है। चलिए, एक आदमी जो आरएसएस के नेता हैं, वो आपकी मिनिस्ट्री में बैठ गए हैं। अब कौन आदमी, मैंने नाम, अरे मैं कोई भगवत साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी और नहीं ला। मैंने कहा एक आदमी
अब ये अगर सही है गलत है ये तो मंत्री जी अपने उत्तर में बता देगी। मैंने कब कौन सी गलत बात कर रहा नहीं, हूं? मैं चाहूंगा माननीय मंत्री एक नाम आ जी, गया, बस आप मंत्री हैं, नाम हो गया, मंत्रालय में कोई सुपर मंत्री हो जाए, एक नाम आ गया। मंत्रालय कोई दूसरा चलाने लगे, ये बहुत उचित नहीं है। और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिए। और जो ये बाहर चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं पे मैं तो कहता हूँ असत्य होगा, ये सत्य नहीं होगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। लेकिन जो कहा जा रहा है वो मैं आपको कह रहा हूँ। और हम आप आलोचना सुनने के लिए बने हैं, हम आलोचना भी सुनते हैं, प्रशंसा भी सुनते हैं, दोनों चीज़ें सुन के हम निर्णय लेते हैं। तो आप उस हिसाब से निर्णय लेंगे। कभी भी श्रीमान ये नहीं हुआ किसी भी मानव संसाधन मंत्री के ज़माने में कि वीसी के माध्यम से छात्रों का उत्पीड़न हो। आज सवेरे शुरुआत हुई, जेएनयू में क्या हो रहा है, कन्हैया कुमार वगैरह अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब। आज सवेरे अखबारों में दिया हुआ था कि डॉक्टरों ने कह दिया अगर इनका अनशन न तोड़ा गया तो कोई भी हादसा संभव है। क्या वीसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां व्यक्तिगत जाके उससे कहते हैं, अनुरोध करते हैं? क्या वीसी को कौन सी अड़चन थी? यही इलाहाबाद में हुआ, पहली बार वहां महिला छात्र संघ अध्यक्ष हुई, उसके साथ वही हुआ। आपने क्या किया आंध्र प्रदेश में जो हुआ, हैदराबाद में रोहिला वाला कांड। तो क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारे कांड हो रहे हैं? क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना एजेंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलाएं, लड़के उसको नहीं पसंद कर रहे हैं। और मैं एक बात कह दूं, स्टूडेंट मूवमेंट बनता देर से है, लेकिन जब बनता है तो बहुत तकलीफ दे होता है। वो कहावत है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। स्टूडेंट मूवमेंट मत बनने दीजिए। मैं नहीं चाहता स्टूडेंट मूवमेंट बने। हम भी स्टूडेंट रहे, यूनिवर्सिटी में लीडर रहे, हम जानते हैं हमारा काम है। लड़के हठधर्मी करते हैं, लेकिन वीसी का काम ये नहीं कि हठधर्मी को पुलिस के बल पर तोड़वाए। वीसी का काम होता है कि अगर हठधर्मी गलत भी है तो उस हठधर्मी को तर्कों के साथ बैठ के, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने वीसीस को ये इंस्ट्रक्शन दें, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी तमाम मसाइल पैदा हो गए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन दें कि छात्रों के साथ बैठक कर लें, अगर महीने में एक बार भी कर लें यूनियन के लीडर के साथ, या तो यूनियन बैन कर दीजिए। अगर यूनियन है, छात्रों का अपना नेता है, जैसे हम सब हैं, तो अगर उसको महीने में एक बार बैठा लें तो शायद ये समस्या खड़ी भी ना हो। और मैं चाहूँगा इन समस्याओं को नहीं खड़ा होना चाहिए। श्रीमान, संविधान का 86वां संशोधन हुआ, उस समय बड़ा जोर से कहा गया कि शिक्षा अनिवार्य होगी। आपके आज भी आंकड़े में आप कहते 72% हम एजुकेशन लोगों को दे पाए। आपके आंकड़े ये हैं कि 72%, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 72%। अभी तो महिलाओं की शिक्षा बहुत पीछे है, हम लोगों के राज्यों में तो बहुत पीछे महिलाओं की है। केवल जीडीपी का कुल 3% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। क्या शिक्षा अनिवार्य नहीं? जब अनिवार्य शिक्षा है, और मैं तो कहूँगा जिस देश में सब शिक्षित हो गए वो देश आगे बढ़ गया, और जिस देश में अशिक्षा है वो देश आगे नहीं बढ़ा, वो असभ्य कहीं ना कहीं कहलाने लगा। और इसी हमारे एजुकेशन पे आप मिसाल ले लीजिए, हिंदुस्तान के कुछ राज्य 100% एजुकेशन पे चले गए, केरल गया, पौंडीचेरी गया, सेंट्रल टेरिटरी है, एक और तीनों जगह। उन तीनों राज्य की प्रगति और देश के अन्य प्रांतों की प्रगति आप देख लीजिए, दोनों में कितना अंतर है। दोनों की प्रगति में बहुत बड़ा अंतर। एक शिक्षा समाज की सभ्यता के लिए शिक्षा है, और अगर कहीं शिक्षा सबको हो जाए तो हमारे जो देश के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आबादी की, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो भी दूर हो जाए। हम इसमें खुश हो रहे हो कि हम चीन से आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन देश के लिए क्या आबादी कितनी प्रॉब्लम होती जा रही है। अब तो ये आ गया है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ दिन पीने के पानी के लिए बड़वार हो जाएगा, पीने के पानी के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीने का पानी इतना कम है। टोटल जितना पानी है उसका 3% कुल पीने का पानी है। अगर उस पीने के पानी की भी कमी होगी बढ़ती आबादी में, तो देश के सामने समस्या पैदा हो जाएगी। इसको आप देखें। और मैं, अगर शिक्षा बढ़ाना है, श्रीमान, तमाम आज यूनिवर्सिटी शिक्षक नहीं है। इनके जो आंकड़े आए हैं,
टीचिंग स्टाफ जो है वो कुल 16,525 पद हैं, जिसमें 10,538 टीचर हैं, 5,987 खाली हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ में 8,026 खाली हैं। इतना बड़ा गैप क्यों नहीं आप रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाती हैं और रिक्रूटमेंट बोर्ड को आदेश दीजिए कि 1 साल के अंदर सारा रिक्रूटमेंट कर दें शिक्षा की। हम लोग क्या उत्तर प्रदेश में भी मैं कहना चाहूँगा माध्यमिक शिक्षा में बोर्ड न बनने के कारण वहाँ टीचर की कमी हो गई। हम लोग के कॉलेज में 4 टीचर कुल रह गए, बच्चों को पढ़ाने वाला कोई है नहीं। हम रख नहीं सकते टीचर, क्योंकि टीचर गवर्नमेंट रखेगी, बोर्ड रखेगी। ऐसे आपके सामने है। तो आप यूनिवर्सिटी में इतने शिक्षकों की कमी है, इन शिक्षकों की कमी को कैसे पूरा करेंगे? तो आपको तय करना है, कोई निर्णय लीजिए, निर्णय लेके आप तय करेंगे, नहीं तो कैसे तो होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत गिरी। हमारे पास क्वांटिटी तो बढ़ गई, बहुत यूनिवर्सिटी बन गई है, शायद सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान, क्योंकि मैं आगे उन फिगर को बताऊंगा। लेकिन क्वालिटी क्या है? आज विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान की नहीं आती, एक भी यूनिवर्सिटी। क्या कारण है इसका? बल्कि 200 में आप ले लें तो 200 में भी हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। अगर निजी क्षेत्र की भागीदारी एजुकेशन में ना हुई होती तो श्रीमंत स्थिति और इससे भी खराब हो जाती। निजी क्षेत्र की भागीदारी ने एजुकेशन को नया आयाम दिया, और मैं कहूँगा कि आज निजी क्षेत्र के एजुकेशन को लोग पसंद कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों की एजुकेशन को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आज मारामारी है कॉन्वेंट स्कूलों में भर्ती होने की, मारामारी है अच्छे स्कूलों में। दिल्ली के मैं कुछ कॉलेजों का नाम जानता हूँ जिन कॉलेज में 98% के बच्चे एडमिशन पा पाते हैं, उससे नीचे का एडमिशन पा ही नहीं पाते। एडमिशन के लिए दिल्ली सरकार को रूल बनाने पड़ रहे हैं। तो आखिर हम उन स्कूलों में क्यों ज़्यादा जाना चाहते हैं? इस बारे जाना चाहते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। अब तो शिक्षा में ये लोगों का मन हो गया है कि हम डिग्री हासिल कर लें, और डिग्री हासिल करना बहुत आसान है। देश के तमाम प्रांतों में आप डिग्री ले लीजिए, बताइए जिसके नाम की डिग्री बन जाए, जिसके नाम की बताइए डिग्री बन जाए। शिक्षा मंत्री की डिग्री पे विवाद है, बताइए आप ही की डिग्री बनवा दें, जिसका बताइए। मैं कल ही पढ़ रहा था, किसी न्यायालय ने मांगा है 3 राज्यों के चुनाव अधिकारियों से कि आप हमको एफिडेविट दीजिए। क्या एफिडेविट है? उसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात के चुनाव अधिकारियों से एफिडेविट मांगा गया है कि क्या क्या एफिडेविट दिया था डिग्री बनवाने में। डिग्री तो तमाम आज ऐसी डिग्री बनने, जिस यूनिवर्सिटी की चाहिए डिग्री बनवा लीजिए। जो स्थिति एक है ये हम खुद चिंताजनक है, क्योंकि एजुकेशन होना चाहिए, न कि एक डिग्री होना चाहिए। अगर हमारी ये सोच बन गई, आज नकल कितना बड़ा रोग दिखाया जाता टीवी पे, कैसे कॉलेज पे चढ़ के लोग नकल करा रहे हैं। नकल रोकने का कोई सिस्टम नहीं, राज्यों में भी नकल रोकने का कोई सिस्टम नहीं। आज नकल के माध्यम से जिन्हें कितना कॉलेजेस पैसा पैदा कर रहे हैं, कॉलेज का धंधा हो गया नकल कराने का। नकल कराने के लोग डिग्री ले रहे हैं, और वही डिग्री वाला जब कोई सरकारी नौकरी में जाता तो क्या स्थिति खड़ी होती? कोई आपने नकल रोकने के लिए कोई प्रावधान रोकने की बात करी? आप कोई बनाइए, आप सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री को बुलाइए और शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठ के ये नकल जो एक देश के लिए अभिशाप है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस नकल को रोकने के लिए कोई एक कानून बनाइए। और मैं तो कहता हूँ कि शिक्षा भी समान होनी चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग, हर यूनिवर्सिटी का कोर्स अलग, विषय अलग। क्यों ऐसा है? समान शिक्षा, जब समान शिक्षा की बात करी गई तो हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्यों नहीं एक होना चाहिए? क्या दिक्कत है? क्रांतिकारी परिवर्तन करिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप निर्णय लीजिए, हम निर्णय में कहीं पे कोई अपोज करे, लेकिन निर्णय होना तो चाहिए कहीं ना कहीं। निर्णय एक ऐसे हिंदुस्तान में हो गई, यहाँ तो जने कितनी तरीके की शिक्षा हो गई, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कॉन्वेंट शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा। यहाँ शिक्षा के भी तो बहुत एक संस्कृत की अलग हो गई, उर्दू फारसी की अलग हो गई। इतने तरीके की शिक्षा देश में हो गई कि ये समझ नहीं पाता कौन सी शिक्षा। संस्कृत का अलग, अभी एक आदेश हुआ है कि यूनिवर्सिटी में संस्कृत, IIT वगैरह में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। अब वहाँ संस्कृत पढ़ के क्या होगा हम नहीं समझ पाए, लेकिन ये आदेश एक तो तुगल की फरमान ऐसा लगा ये आदेश कि कैसे क्यों आदेश हुआ। मैं तो अखबारों में पढ़ लेता हूँ, मैंने उसको पढ़ा है। और बोर्ड भी 10 तरीके के हैं हमारे यहाँ, जिन्हें यूपी का बोर्ड अलग, बिहार का अलग, अन्य राज्य का अलग,
और उन बोर्डों का CBSE अलग, ICSE अलग, एक तमाम बोर्ड बने हुए हैं जिनका अलग अलग कोर्स है, अलग अलग डिग्री है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे विचार करें और कहीं ना कहीं कोई कदम उठाएं जिससे कि अब UGC और AICTE दो ऐसी बॉडी है जो रेगुलेट करती है। UGC तो सभी यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है, लेकिन आज क्या वो अपने फंक्शन को पूरा कर रहे हैं? मैं आगे आपसे इस पे बात करूंगा। एक हायर एजुकेशन राज्यों में हर गवर्नर ने हायर एजुकेशन अपने कब्जे में कर ली। ऐसा लगता है राज्य सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। गवर्नर चांसलर हो गया, गवर्नर ने क्या किया, सारी यूनिवर्सिटी अपने कब्जे में कर ली। और वाइस चांसलर नियुक्त भी करना है तो गवर्नर नियुक्त करेगा। पहले राज्य सरकारों से नाम मांगे जाते थे, पहले राज्य सरकारों से, अब तो गवर्नर सीधे सीधे नाम करके VC को नियुक्त कर देता है। राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं। राज्य सरकार का तो इतना पर्पस रह गया कि हम फंड करें और रेगुलेट करें, बाकी यूनिवर्सिटी तो गवर्नर चला रहे हैं। आपको संशोधन करना चाहिए इसमें, क्योंकि उच्च शिक्षा केंद्र का विषय है, तो कहीं ना कहीं आपको संशोधन करना चाहिए। और उस संशोधन के माध्यम से ये राज्य सरकार का अगर काम है तो राज्य सरकार को होना चाहिए, गवर्नर का काम नहीं है। लेकिन शायद देश का कोई ऐसा गवर्नर नहीं बचा जिसने शिक्षा को, उच्च शिक्षा को अपने कब्जे में न ले लिया हो। और राज्य सरकार और गवर्नर के बीच टकराव में उच्च शिक्षा का और बुरा हाल हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए देश में महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए। उस दिन क्वेश्चन भी हो रहा था, डिस्कस भी हो रहा था, क्यों नहीं हर ब्लॉक में एक खुलता है। अगर महिलाओं की शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो देश के हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय महिला खुल जाना चाहिए, जिससे महिलाओं की शिक्षा अपने आप उसका स्तर बढ़े। क्योंकि मेरा आज भी मानना है, पुरुष की हो सकता 72% पहुँच गई हो, लेकिन महिला शिक्षा अभी भी 50% से ऊपर नहीं पहुँची। और गाँव में तो लोग बच्चियों को पढ़ाने नहीं चाहते। गाँव में कहाँ लोग बच्चे को पढ़ाना चाहते? आपको शिक्षा 3 स्तर पर है। शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा केंद्र का विषय हुआ, प्राइमरी और माध्यमिक राज्य का विषय हुआ। लेकिन ऐसा नहीं केंद्र उस पर निर्णय लेता है। आपने सर्व शिक्षा अभियान चलाया प्राइमरी एजुकेशन के लिए। सर्व शिक्षा अभियान श्रीमन बड़ी जोर शोर से चला। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ एक्ट पास हुए और ये हुआ कि 100% एजुकेशन होगी। राज्यों से कहा गया कि एजुकेशन टू ऑल में राज्यों से कहा गया कि 65% पैसा आप लगाइए, 35% केंद्र लगाएंगे और सबको शिक्षा आप दीजिए प्राइमरी स्तर। राज्यों ने उसका अपोज किया कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है, 35% हम लगाएंगे, 65% केंद्र को देना चाहिए। आज भी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है और उसी का कारण है कि अभी भी तमाम प्राइमरी विद्यालय खुलने हैं, प्राइमरी विद्यालयों को आगे बढ़ाना है, लेकिन कोई निर्णय न होने के कारण, पैसे की कमी के कारण हमारी प्राइमरी एजुकेशन ही और प्राइमरी एजुकेशन का स्तर भी श्रीमान बहुत गिरा। एक तो 4 लाख टीचरों की कमी है, करीब 4.5 लाख जो हैं अनट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं कुछ राज्यों में। उसमें बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, ये सब राज्य हैं जहां 4.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो खुद ही अनट्रेंड हैं, जिनको शिक्षा के बारे में पता ही नहीं, अब वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं। हमारे यूपी में भी शिक्षा मित्र का हुआ था, अब तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास सब ड्यूटीज है। लेकिन आपको अनट्रेंड टीचर से जब बच्चों को पढ़ाएंगे, क्यों, मैं एक स्कूल का प्रबंधक हूँ। 8वीं पास के 2 बच्चे हमारे पास आए, फर्स्ट क्लास की डिग्री लिए थे, अब उन्होंने जूनियर हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास किया था और हमसे वो प्रिंसिपल की शिकायत करने लगे कि साहब आपके हमारा एडमिशन नहीं लिया जा रहा। हमने प्रिंसिपल को बुलाया और प्रिंसिपल से पूछा कि इनका क्यों नहीं एडमिशन लिया जा रहा। प्रिंसिपल ने कहा कि आप जरा रुक जाइए, मैं इनकी नंबर शीट देख लूँ। लौट के जो उनका टेस्ट लिया था तो 4 सब्जेक्ट में 4 में 0 पाया था उन्होंने। फर्स्ट क्लास पास हुआ, हाँ फर्स्ट क्लास पास हुआ। मुझे उस विद्यालय के, उस जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल को मुझे सस्पेंड कराना पड़ा। लेकिन बेसिक शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि अगर मिड डे मील योजना आपकी न चल रही हो तो
क्योंकि मिड डे मील जो है वो तमाम छात्रों की उपस्थित पैदा कर रही है। अगर मिड डे मील योजना ना हो तो शायद स्कूलों की संख्या भी बहुत घट जाए। और हम तो कहते हैं मिड डे मील को तुरंत बंद करना चाहिए। आपकी 2 बेसिक योजनाएं हैं, एक सर्व शिक्षा अभियान, एक मिड डे मील। तो आप मिड डे मील को पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए। ये पैसा वेस्ट जा रहा है। इस पैसे में जितना करप्शन है मैं बोल नहीं सकता, उस पैसे में कितना मिड डे मील में करप्शन है, कौन से स्कूल में किचन है। मेरा जो मानना है, चलिए आपके कहने पर तो बंद ना करिए, करप्शन दूर कर दीजिए। हाँ नहीं, हमारी स्टेट सभी जगह, आपकी भी वो स्टेट है, आप खुद ही कहती हैं मुरादाबाद के रहने वाले, तो स्टेट तो आपकी भी है। नहीं तो क्या हुआ, आपकी हमारी थोड़ी ना होती। अब दिल्ली में जो सरकार है हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपकी है, हम सबकी सरकार है। ये ठीक है हम विपक्ष में और आप सत्ता में, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना सरकार किसी की बपौती हो गई। सरकार तो जनता की होती है। और मैं तो उसको कभी, मैं मोदी की सरकार को कभी नहीं कहता हमारी सरकार नहीं है, हम तो कहते हैं हमारी सरकार है। इसमें कहने में क्या दिक्कत है? मैं हाउस में खुलेआम कह रहा हूँ, इस सरकार में प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन सरकार तो हमारी है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि विरोध की सरकार है तो फिर इसका विरोध करेंगे, हम हमारे उत्तर प्रदेश की मदद नहीं करेंगे। ये थोड़ी ना हमारी मानसिकता होना चाहिए। सरकार है चाहे किसी को। अब नीतीश जी से अभी आपका इतना झगड़ा चुनाव में हुआ, प्रधानमंत्री जी और नीतीश के बीच किस तरीके से 36 का आंकड़ा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बिहार जाते तो एक ही मंच पे दोनों हमें एक साथ दिखाई देते। और ऐसा नहीं कि आप बिहार को फंडिंग करने में कमी रख रही हैं, ठीक है उनकी मांग ज़्यादा है। हमारी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हमारी सरकार है, हम सबकी, लेकिन हमारी सरकार अगर कोई चीज़ की कमी आपसे कह रही तो उस कमी को होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान में आप क्यों नहीं लागू कर देते कंपल्सरी एजुकेशन? पूरे कंट्री में कंपल्सरी एजुकेशन हो जाए। जब एक्ट पास है कंपल्सरी एजुकेशन का तो क्यों नहीं कंपल्सरी एजुकेशन होती है? क्या दिक्कत है कंपल्सरी एजुकेशन? कोई राज्य तो मना नहीं कर रहा है, फंडिंग तो करिए। मैंने तो कहा कि जीडीपी का 6% अगर शिक्षा पे खर्च कर दिया जाए, देश की शिक्षा पर, तो देश की शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। देश की शिक्षा एक देखने वाली शिक्षा होगी। और जो प्राइवेट लोगों की मोनोपोली आज हो गई है तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, वो मोनोपोली भी कहीं ना कहीं खत्म होगी। गरीब का भी बच्चा अच्छी शिक्षा ले ले। ऐसा ना हो कि गरीब का बच्चा जिस स्कूल से पढ़े और बड़ा बच्चा जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, दोनों के बीच इतना अधिक एजुकेशन के गैप हो, तो उससे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान को कानून बना के कंपलसरी कर देना चाहिए। मिड डे मील का आपके जो आंकड़े आए हैं, कई राज्यों ने तो मील उठाया ही नहीं, हरियाणा भी इसमें है। हरियाणा ने जितना अलॉटमेंट था उसका 31% कुल उठाया मिड डे मील, और तमिलनाडु ने भी 31%, बंगाल 35% और मध्य प्रदेश 36%। मैं कुछ राज्यों का आपको दे रहा हूँ। तो जब ये राज्य पूरा उठारी नहीं कर रहे हैं तो मिड डे मील पूरा बच्चों को मिल कहाँ रहा है? और कहीं किचन नहीं। मैं तो स्कूलों का इंस्पेक्शन करता हूँ, कोई स्कूलों में न किचन है, रसोइये की जो हालत है मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो बर्तन है नहीं, तो बच्चे काहे का मिड डे मील? तमाम जगह तो बच्चे बीमार पड़ गए वो मिड डे मील खा के। तो ऐसा मील बन गया। गर्मी में जब 42-44 डिग्री टेम्परेचर है, तब अगर जरा भी खाना खराब बना तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप सुधार देखिए। आपके यहाँ ड्रॉप रेशियो, आप कहते हैं एजुकेशन में मिड डे मील के हमारे ड्रॉप रेशियो श्रीमान 13-14 में 95% एडमिशन हुए, 36% लोगों ने ड्रॉप किया। 12-13 में 95% एडमिशन हुए, 39% लोगों ने ड्रॉप किया। और 11-12 में 41% लोगों ने ड्रॉप किया। तो अगर इतने बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं तो हमारा एजुकेशन का परसेंट कहाँ से बढ़ेगा? हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन एजुकेशन का पर्पस नहीं बढ़ पाएगा। और आपको हर 2 किलोमीटर पे एक जूनियर हाई स्कूल जरूर खोलना पड़ेगा आपको, बल्कि अब तो कहेंगे 1 किलोमीटर हो जाना चाहिए एक जूनियर हाई स्कूल के लिए। और हर गांव में प्राइमरी पाठशाला हो तो कम से कम बच्चे जा तो सकें। ये तो बड़ी दूरी में है, वहाँ बच्चे कैसे जाएंगे? अब माध्यमिक शिक्षा ले लीजिए, ठीक है कि मैं CBSE और ICSE दोनों बोर्ड की प्रशंसा करता हूँ कि अभी दोनों बोर्डों की साख बनी हुई है। बहुत से बोर्ड हम लोग की जो
स्टेट के बोर्ड हैं उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है। और बोल देना। कहीं कहीं तो बिहार के लिए तो एक ज़माना था, ये कह दिया जाता था कि बिहार की अगर मार्कशीट लाओगे, डिग्री लाओगे तो वो मान्य नहीं होगी। ये मान के चलते थे कि अगर बिहार से तुमने पास किया है तो तुम्हारी डिग्री मान्य नहीं होगी। ये भी स्थिति है। आज हमारे स्टेट में भी आज ये हो गया है कि बहुत जगह पे लोग कहते हैं कि हम बिना टेस्ट लिए एडमिशन नहीं लेंगे फर्स्ट क्लास। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो शायद 2-4 फर्स्ट आ जाते तो समझाता था, आप भी आपके भी उस समय फर्स्ट आना बहुत बड़ी चीज़ होती थी। एक चर्चा होती थी कि लड़का फर्स्ट पास हो गया। अब तो कॉलेज में पूछो तो 90% फर्स्ट पास होते हैं, सेकंड वाला तो ढूंढने नहीं मिलता। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग फर्स्ट पास हो जा रहे हैं। क्या ये एजुकेशन की गुणवत्ता के मारे हुआ? आप खुद देख लीजिए जो हालत है। मैं तो देखता हूँ इतने मैं अपने कॉलेज में पूछता हूँ, वो कहते साहब 80% बच्चे फर्स्ट क्लास पास हो गए। बड़ी हमें लगता है बड़ी खुशी, लेकिन हम अंदर से सोचते हैं ये जो 80% जो फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, अगर इनकी गुणवत्ता देख लें, कक्षा 5 के में पढ़ने वाले बच्चे कक्षा 2 की रीडिंग नहीं कर सकते, जो नीचे की स्थिति है। मैं चाहूँगा माध्यमिक शिक्षा ये ठीक है प्योर स्टेट का विषय है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सेंट्रल को भी इंटरवीन करना पड़ेगा। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा अगर प्राइमरी शिक्षा किसी की रीढ़ है, प्राइमरी शिक्षा अगर हम कह दें कि नींव है, तो माध्यमिक शिक्षा उसकी रीढ़ हम कहलाएंगे। और माध्यमिक शिक्षा अगर अच्छी लेके आदमी आगे बढ़ता है तभी वो इंटेलिजेंट बनता है। अब तो हमारे देश में जितना इंटेलिजेंट है सब बाहर भागे जा रहे हैं। आपकी IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ से जो बच्चे अच्छे पास करते हैं वो मालूम पड़ा कि विदेश चले जा रहे हैं। लंदन, अमेरिका चले जाओ इलाज कराने तो अधिकांश डॉक्टर आपको हिंदुस्तान के मिलेंगे। ये होता है इलाज कराने वहाँ जा रहे हैं लेकिन मिलते हैं हिंदुस्तान के डॉक्टर, क्योंकि हिंदुस्तान के डॉक्टर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा का स्तर जो गिरा है, मैं चाहूँगा माध्यमिक शिक्षा के स्तर को कहीं ना कहीं, और माध्यमिक शिक्षा की अब पढ़ाई में जल संरक्षण, प्रदूषण, रोड सेफ्टी, इनको आप जुड़वा दीजिए। क्योंकि ये बहुत जो आज रोड एक्सीडेंट से कितनी डेथ होती है, आदमी को पता नहीं, लाइसेंस तो किसका बन जाए। हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो एक पत्रकार मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था और मेरा ही लाइसेंस बनवा के ले आया। मैं तो हैरत में रह गया। वो मुझसे कह के नरेश जी मैं आपका लाइसेंस बनवा देता हूँ, और मेरा लाइसेंस बनवा के ले आया RTO ऑफिस से। मुझे उस RTO को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएंगे और रोड सेफ्टी सिस्टम नहीं होगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को पढ़ाई में अनिवार्य करें। जल संरक्षण आज बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जो कह रहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि एजुकेशन बहुत बड़ा आप चेंज करें, लेकिन जो नेसेसिटी आज हो गई है, जैसे वृक्ष नेसेसिटी हो गई है, आज फॉरेस्ट की कमी के मारे पर्यावरण पूरा बदलाव हो गया है। तो इन सब विषयों को आज अगर हम नहीं अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आगे बढ़कर उनको संरक्षण कैसे करेंगे? उन्हें संरक्षण करने के लिए हमको कहीं न कहीं काम करना चाहिए और कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाइए कि सभी स्टेट में रिजल्ट एक ही साथ निकल जाए। CBSE का तो आ गया है कि फला तारीख को रिजल्ट आएगा। अब राज्यों के रिजल्ट कब आएंगे? कोई राज्य का मई में आएगा, कोई का जून में आएगा, हर राज्य का अपना अपना रिजल्ट आएगा। तो अलग अलग समय पर जब बच्चे पास होकर निकलते हैं, जिनका पहले रिजल्ट आते हैं वो दाखिला में पहले पहुंच जाते हैं, और जिनका बाद में आता है उनका दाखिला होना देर में आने के कारण मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉलेजेस कम हैं, सीट कम हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा है। आज हर आदमी चाहता है हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। तो इसमें मैं चाहूँगा कि इसमें भी आप विचार करें, और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी क्रांतिकारी कदम उठाइए, कहीं ना कहीं पर इसको सफल बनाने के काम करिए। क्योंकि आपने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2000 जो चलाया वो सफल तो दिखाई दे, सब नारा देने में कि बढ़े चलो चले भारत, बढ़े भारत, बढ़े शिक्षा, ये नारे तो बहुत हम लोगों ने दिए। तमाम नारे हम लोग राजनीतिक लोग देते हैं, लेकिन वो नारे अगर सही रूप से इम्प्लीमेंट हो जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप हायर एजुकेशन में UGC
और AICT। UGC के काम सारी यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल डीम यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के अंडर में आती है। उनको रेगुलेट करना, शिक्षा का स्तर अच्छा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, फैकल्टी ठीक है कि नहीं, शिक्षा का स्तर क्या है कि क्या है। NAC आपने उसमें UGC के अंडर में NAC बनाया, NAC उन चीज़ों को देखता है। और मैं कहूँगा कि NAC पे कुछ अनिवार्यता कर दीजिए कि NAC जो इंस्पेक्शन करने जाएगा तो कुछ चीज़ें अनिवार्य होना चाहिए। अगर अनिवार्य नहीं करेंगे तो गुणवत्ता अगर हायर एजुकेशन की भी अच्छी ना हुई, क्योंकि NAC बहुत से ऐसे कॉलेजेस को भी दे देता है सर्टिफिकेट जिन कॉलेज की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एजुकेशन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मैं आपके सामने कह रहा हूँ। और UGC की आप ग्रांट को जब तक बढ़ाएंगे नहीं, आज UGC कितना ग्रांट देता है, यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ी थोड़ी ग्रांट, यूनिवर्सिटी में फीस बहुत कम है। ये ठीक है आपने IIM IIT में फीस बढ़ा ली, लेकिन यूनिवर्सिटी में कितनी फीस है? हम लोग पढ़ते थे तब 12 रुपये थी, अब भी अरविंद कितनी है, अब कितनी फीस है? 40 रुपये। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी की फीस, अगर यूनिवर्सिटी की इनकम नहीं होगी तो राज्य सरकार के ऊपर यूनिवर्सिटी डिपेंड रहेगी और UGC के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो अपनी भी आमदनी होना चाहिए। अब 12-40 रुपये में कौन सी एजुकेशन होती है जब इतनी बढ़ी आपकी? आपने अभी IIM की बढ़ाई 2 लाख करी, आपने IIM की 2 लाख रुपए करी, कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर आप वहाँ पे भी आप देखिए, यूनिवर्सिटी की अगर इनकम नहीं बढ़ेगी और आपकी जो डीम यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसमें कुछ रिलैक्सेशन करिए। आज ज़मीन का दर बहुत ज़्यादा है, आपने डीम यूनिवर्सिटी में कर दिया कि इतने एकड़ ज़मीन होगी तब डीम यूनिवर्सिटी, पहले का है, मैंने कहा आपने कहा पहले से है। पिछले अर्जुन सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे तो बहुत डीम यूनिवर्सिटी बनी थी, शायद उस समय तो तमाम डीम यूनिवर्सिटी बन गई थी एक तरफ से, लेकिन अब डीम यूनिवर्सिटी एकदम रुकी, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, अब रोक खुली है। तो मैं चाहूँगा कि जो ज़मीन इसमें इतनी ज़्यादा, आज ज़मीन की अनिवार्यता, बड़े बड़े शहरों में इतनी ज़मीन कहाँ है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं किया, पहले मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ थी, फिर उन्होंने घटाकर 25 एकड़ थी, घटा कर 20 एकड़ करी, और कावल टाउन में 10 एकड़ को उन्होंने अलाउ कर दिया कि 10 एकड़ में आप मेडिकल कॉलेज लगाइए। क्योंकि अगर ज़मीन की कास्ट इतनी रही है उसको जोड़ें तो अनइकोनॉमिकल एजुकेशन हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि डीम यूनिवर्सिटी के लिए जो आपकी गाइडलाइन हो उसमें कुछ परिवर्तन करिए जिससे कि और डीम यूनिवर्सिटी देश में बने। और मैंने जो शुरू में कहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी का स्तर बहुत अच्छा नहीं, ये ठीक है विदेश की तमाम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में आना चाहती है, आप रोके हुए अगर समझौता कहीं कर लें तो आप जाने कितनी। और ये भी आज क्वेश्चन आवर में उठ रहा था कि तमाम कॉलेजेस विदेशों से टाई अप कर लेते हैं। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटी से टाई अप करा, बच्चे को 10 या 15 दिन के लिए विदेश भेज देते हैं और फिर उसको सर्टिफिकेट उस यूनिवर्सिटी का मिल जाता है और कहते हैं कि विदेश की यूनिवर्सिटी का हम सर्टिफिकेट देंगे। चीन, रशिया, लंदन, उनकी तमाम यूनिवर्सिटी के लोगों ने पता नहीं कौन से MOU साइन कर रखे हैं। तो उन MOU पे कम से कम उन्हें कैंसिल कराइए। ये जो विदेश की यूनिवर्सिटी के नाम पर छात्रों को ठगा जा रहा है, फीस लेके उनको 15 दिन भेज दिया विदेश और 15 दिन में वो इतने काबिल हो गए कि फॉरेन की एजुकेशन ले आए, उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। इस सर्टिफिकेट पे आपको रोक लगाना पड़ेगा और मैं चाहूँगा इस पर कहीं ना कहीं आपकी रोक होनी चाहिए। AICT सीटें बढ़ाने में बड़ी दिक्कत करता है। ये ठीक है आपने NBA कर रखा है, NBA जाता है, जांच करता है, देखता है, लेकिन आज अगर डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा इंजीनियर बनना चाहते हैं, लोग मैनेजमेंट में ज़्यादा कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर AICT को अगर चीज़ें अच्छी उपलब्ध हैं तो सीट बढ़ाने में क्या दिक्कत है? 60 सीटें एक कोर्स की एक बार में देते हैं, अगर वो 100 सीटें कर दें एक बार में, मेडिकल काउंसिल ने नहीं किया, 100 सीटें पहले देते थे, अब तो उन्होंने 200-250 तक कर दी सीटें, जैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से उन्होंने सीटें करी। तो आप AICT में भी, क्योंकि आप अगर सीटें अच्छे कॉलेजेस की बढ़ा देंगे तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। क्योंकि कुछ कॉलेज में डोनेशन की जो चर्चा, जो डोनेशन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अपने आप में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी और आवक कम होगी तो ऑटोमेटिक ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी। तो अगर दोनों चीज़ों को बराबर कर दिया जाए तो मैं समझूंगा
कि AICTE और UGC का जो काम है, जो मेन काम है, वो काम को पूरा हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं? मात्र 4। इलाहाबाद भी जोशी जी ने आए थे, जब जोशी जी बने थे शिक्षा मंत्री, तब इलाहाबाद को उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी किया था। अब इतना बड़ा प्रदेश जहाँ 22 करोड़ की आबादी हो, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी मात्र 4 हो, तो आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी देते तो उत्तर प्रदेश को भी देते, और मैं कहूँगा पूर्वांचल में दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुँच जाए। एक अलीगढ़ है, एक बनारस है, एक इलाहाबाद है, एक लखनऊ में डॉक्टर भीमराव, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो एक अगर और बढ़ जाए, और मैं कहूँ घोषणा करते तो मैं तो वैसे प्रशंसक हूँ और प्रशंसा करूँगा कि चलिए हमारे कहने पे आपने यही घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश को खुद दे दिया, क्योंकि वहाँ हमारी सरकार है, आपकी नहीं है। यहाँ आपकी है लेकिन वो हमारी है। इस नाते ही आप अगर घोषणा कर देंगे तो मैं समझूंगा कि हमारे और आप वाला झगड़ा खत्म हो जाएगा। और मैं कहीं ना कहीं कुछ तो प्रदेश को मिले। आपने उड़ीसा के लिए रोज कितना लड़ाई लड़ते हैं, तो देखता हूँ जरा बात पे आप उड़ीसा के लिए लड़ने लगते हैं। तो मैं रखता हूँ, मैं तो चाहूँगा पूरे देश में बढ़े, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बढ़े और एजुकेशन का स्तर बढ़े। और हम तो कहेंगे कम से कम एक कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस स्तर की तो कर दीजिए कि विश्व की यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी का नाम तो हिंदुस्तान किया जाए, कि हिंदुस्तान की भी एक यूनिवर्सिटी विश्व स्तर की पढ़ाई दे रही है और एजुकेशन का स्तर बढ़ा। मैं समझता हूँ, मेरी इन्हें आलोचना चाहे समझ लीजिएगा चाहे सुझाव समझ लीजिएगा। मैं मिड डे मील के संबंध में फिर कहूँगा कि मिड डे मील में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने का कोई उपाय बनाइए। ये ठीक है, मिड डे मील चालू रहना चाहिए क्योंकि बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनको इसी बहाने खाना मिल जाता है, लेकिन मिड डे मील का भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उपाय आप करेंगे तो शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। और हम सब जो चाहते हैं कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, हमारा देश में भी अच्छी शिक्षा मिले, वो चीज़ हम सफल हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि जब आप रिप्लाई देंगे तो उनका जवाब जरूर देंगे। Okay.